हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर्स। हम हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स और तैयारी करते हैं जीत की। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम वॉरियर, इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कहीं का भी पीसीएस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, कहीं का कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज इस पे लाने वाले हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है, आज जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की बिहार एक परिचय है। इम्तियाज़ अहमद की बुक और रजनीश कुमार की जो ये बुक है बिहार एक परिचय, ये अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इसको पूरा बिहार जानता है, पूरे बिहार के विद्यार्थी इस बुक से परिचित हैं, इस पुस्तक से परिचित हैं। और बीपीएससी के विद्यार्थी तो मूलतः इस पुस्तक से अच्छे से परिचित हैं। इस बुक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये नवीन संस्करण है। 2022 में मैंने इसको लिया है। आप देख सकते हैं कि 10वां नवीन संस्करण है ये। लगभग 150 रुपये में ये बुक मुझे आया था और मैं स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ। तो अगर आप इस बुक के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर मूलतः मैं कुछ इस बुक के बारे में बताऊँ तो इस बुक को हम बिहार स्पेशल के लिए पढ़ते हैं। बिहार की राजनीति, बिहार का इतिहास, बिहार का इकोनॉमिक, बिहार की पॉलिटी, सब कुछ इसमें मिलेगा हमें। थोड़ा अगर हम और ऊपर जाएं तो हमें बिहार का एक राजनीतिक मानचित्र इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक होगा बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, तो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आज हम करने वाले हैं। तो आइए एट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल्ड वे में एनालाइज करूंगी मैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम एमसीक्यू पे आते हैं। तो हमारा पहला जो है बिहार का इतिहास, हमारे जो पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। फ्रेंड्स, चंदेश्वर जो है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक के, इनके बारे में अगर कुछ डिटेल में बताऊं तो मिथिला राज्य के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण सिद्धांत और शाम दान भेद और दंत के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगला सवाल है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। फ्रेंड्स, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से भी हुए हैं, बराबर से भी हुए हैं, राजगृह से भी हुए हैं। तीनों जगह से हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। मनेर ताम्रपत्र से हमें बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मतलब बिहार में जो है किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक वंश है, जो कि तुर्क राजवंश है। इसके अभिलेख हमें बिहार में प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। फ्रेंड्स, ये तिरहुत क्षेत्र के संदर्भ में बसातिनुल उन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम हमें बताना है। तो ये सभी फाहियान, युआनचोंग और इति सिंह, ये तीनों बिहार आने वाले प्रमुख चीनी यात्री थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। निम्नलिखित यूरोपीय स्त्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो अगर देखें तो इसमें फ्रांसिया बर्नियर जो है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रांसिया बर्नियर यूरोपीय यात्री है जो कि बिहार कभी नहीं आया था। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की रचना है बहारिस्तान गैबी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो जो मुख्य स्रोत है, मतलब प्राचीन बिहार के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं, वो ये पांचों हैं: भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। इन सभी से हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो ये उपयुक्त सभी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये लौड़िया आर्यराज से हुए हैं, लौड़िया नंदनगढ़ से हुए हैं, सहसा राम से हुए हैं और रामपुरवा से हुए हैं। अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है सहसा राम से।
यानी कि अशोक का लघु शिलालेख जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बिहार के सासाराम से हमें अशोक का लघु शिलालेख 1 जो है वो प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो ये प्राकृत भाषा थी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल मुल्ला बहबानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये सभी महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये हमें सभी जगह से मिले हैं फ्रेंड्स। चिरान जो कि छपरा में है वहाँ से भी मिले हैं, चेचर जो कि वैशाली जिले में है, एवं सोनपुर और मनेर तीनों जगह से हमें मिले हैं। बिहार के गया जिले से अपशड से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में बताते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में बताते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्मनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों से में जानकारी मिलती है, तो ये हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख है, उससे भी जानकारी मिलती है। और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी हमें पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिहार पुलिस वगैरह में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ था। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी, तो केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है उसकी खोज की थी। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ है उसकी भी खोज की थी, और बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली में जो प्राचीन स्थल है उनकी भी खोज की थी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो इस बात का वर्णन कहाँ किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्राकृत लिपि है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के से संबंधित था? तो यह शेरशाह से संबंधित था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो अकबर था जिसके अभिलेख बिहार में हमें मिले हैं। पहला मुगल शासक था अकबर। पहला मुगल शासक बाबर था, थोड़ा गलत मत समझ लीजिएगा। पहला मुगल शासक वो जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं वो अकबर था। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह दिघ निकाय है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों पर को हमें सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो इसको मैं बता दूं, रियाज उस लातीन जो है ये होगा गुलाम हुसैन सलीम। रियाज उस सलातीन की रचना गुलाम हुसैन सलीम ने की थी। तारीखे शेरशाही अब्बास सरवानी ने की थी। वाकियाते मुस्ताकी इसकी रचना रिजकुल्लाह ने की है। अफसनाए साहा इसकी रचना शेख कबीर ने की है। बसातिनुल उन्स इसकी रचना इख्तान देहलवी ने की है। इख्तान देहलवी। मुल्ला बहानी यात्री थे, तो कहाँ के यात्री थे? ये ईरान के यात्री थे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए इम्पॉर्टेंट स्रोत हमें बताना है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत हैं। फ्रांसिस बुकानन का संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट विलियम इंडियन हाउस
कॉरस्पॉन्डेंस सर्विस। ये तीनों जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो ये राजनीतिक नीतियों की जानकारी मिलती है। अपसठ जो कि गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारें पर क्या किस चीज़ का दृश्य है, तो रामायण का दृश्य है। अगला पॉइंट है हमारा प्राचीन बिहार पूर्व ऐतिहासिक बिहार। इससे भी बहुत क्वेश्चंस टैली करते हैं एग्जाम में, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, मतलब बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था, तो ये फ्रेंड्स 40,000 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से में प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड तीनों प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मुंगेर एवं नालंदा से मिलते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर, चिरांद आपका सारण में है और चेचर वैशाली में है, कि किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नव प्रस्तर युग के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चिरांद, चेचर और सोनपुर एवं मनिर तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल का आरंभ, बिहार में जब ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है तो उस समय के जो MCQs हमें एग्जाम में आएंगे तो उसको हम पढ़ते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये लगभग 800 ईस्वी पूर्व हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विकास में सहायक था, तो कौन सहायक था, तो लोहे का उपयोग, लोहे के उपयोग के कारण आर्यों का विकास हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग सहायक था। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे, तो ये मगध तथा विदय और अंग एवं लिच्छवी ये चारों थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदय राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो ये मगध था फ्रेंड्स। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कौन सा ऐसा राज्य था जो कि उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो वो विदय था फ्रेंड्स। अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो मगध के राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये विदय ही था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब अगर आगे बढ़े तो महाजनपद का वर्णन मिलेगा। महाजनपद एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड जो भी बिहार के बेसिस पे प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मात्र 3 महाजनपद जो है वो अभी बिहार में है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये वत्स महाजनपद जो है ये वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, तो ये भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में के अंदर आता है, किस महाजनपद में सम्मिलित था, तो ये मगध महाजनपद में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर, जिसे हम लोग गिरिव्रज भी कहते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, तो ये चंपा नदी इन दोनों को अलग करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो ये वज्जी था, जो कि 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो यह चांद जो था वो सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वज्जी संघ की जो राजधानी थी ये वैशाली थी। बिहार के
भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये वज्जी में गणतंत्र था। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह, गिरिव्रज या राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है, अंग है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब है हमारा अगला टॉपिक जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी एक प्रश्न है इससे। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, ये वज्जी संघ से इनका संबंध था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसने किया था? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो कौन कौन से कार्य हुए थे फ्रेंड्स? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित कर दिया गया था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन सी है? तो ये चंपा है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वो गृह त्याग करके सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वो गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य एवं 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला बोध गया में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, इसमें कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में अस्थावर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोध गया में भी और राजगीर से भी और वैशाली, तीनों जगह से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था, तो ये तीनों सम्मिलित था, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, जहाँ क्या है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का जन्म हुआ था, नालंदा में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्थान। अब हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान पढ़ते हैं, जो कि आज का वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिर शाम के 6 बजे हमारी वीडियो आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एग्ज़ाम वॉरियर के चैनल पर अगर आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ 2 टाइम नया MCQs आपके पास लाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत चूकिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि शाम को वीडियो लाऊं तो एक नए मोटिवेशन के साथ, नए जोश के साथ लाऊं। हमारा अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध साम्राज्य को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी मैं कब से बताई जा रही हूँ, राजगृह। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, राजगीर थी, जिसको हम लोग राजगृह या गिरिव्रज भी कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये बृहद्रथ वंश था।
और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ के आरंभ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ या तथा जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये लोग हर्यक वंश के थे। तो आज का हमारा डे 1 था, जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे ये वीडियोस, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एग्जाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और शाम को 6 बजे हमारी फिर से एक, जो कि डे 1 का ही हमारा सेकेंड डोज जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो आ जाएगा, वो अपलोड आपको हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जाते जाते एक बार फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।